नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाप की आखिरी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश का बिजनौर कस्बा, जहां आज भी गलियों में गन्ने के रस की महक और पुरानी हवेलियों की दीवारों पर समय की सिलवेटें साफ नजर आती है। इसी कस्बे की एक शांत गली में हरबंस लाल जी का पुश्तैनी मकान था। 62 साल के हरबंस लाल की दुनिया इसी मकान में आंगन अपने कुछ पुराने दोस्तों और फ़ोन पर अपने बेटे मोहित की आवाज़ तक सीमित हुई थी। हरबंस लाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने एकलौते बेटे मोहित को कामयाब बनाने में लगा दी थी। वे पोस्ट ऑफिस में एक छोटे क्लार्क थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। सारे सपने मोहित के लिए। उन्होंने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद मोहित को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। अपनी ज़रूरतों को मारकर ओवर टाइम करके उन्होंने मोहित को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। जब मोहित ने इंजीनियरिंग की और बेंगलोर की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी पाई, तो हरबंस लाल की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। मेरा बेटा अब बड़ा साहब बन गया है। अब मोहित 28 साल का हो चुका था और बेंगलोर की उस समाती दुनिया में एक आईटीआई मैनेजर था। उसकी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार थी। मीटिंग्स, हेडलाइंस, वीकेंड पार्टीज और सफलता की अंतहीन दौड़। इस दौड़ में बिंजौर और वहाँ की धीमी जिंदगी कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। हरबंस लाल की सुबह मोहित की तस्वीर को देखकर होती थी और रात उसके फ़ोन के इंतज़ार में कटती थी। हर इतवार को मोहित का फ़ोन आता था और पापा कैसे हो, सब ठीक है। मोहित की आवाज़ में हमेशा की तरह जल्दी होती थी। हाँ बेटा, सब बढ़िया। तू बता, काम कैसा चल रहा है? खाना वक्त पर खाता है ने? हरबंस लाल की आवाज़ में हमेशा एक ही चिंता झलकती थी। हाँ पापा, सब मस्त है। यहाँ बहुत काम होता है। अच्छा पापा, अभी एक ज़रूरी कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन कट जाता। हरबंस लाल उस शांत फ़ोन को देखते रहते, जैसे उसमें अब भी मोहित की आवाज़ गूंज रही हो। वो खुद को समझाते, बच्चे पर काम का बोझ बहुत है। बेंगलोर की शेख सोगा में मोहित की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उसे अपनी सहकर्मी मनीषा से प्यार हो गया था। मनीषा दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। वो खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी थी और उसका रहन सहन बेहद आधुनिक था। मोहित को लगता था कि मनीषा उसकी ज़िंदगी के लिए एकदम सही है। 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन यह शादी वैसी ही नहीं थी जैसा हरबंस लाल ने सपना देखा था। ढोल नगाड़े और रिश्तेदारों से भरा घर। मोहित और मनीषा ने बेंगलोर में ही एक दिन चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। शाम को मनीषा ने मोहित से कहा, मोहित, हमें तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए। मोहित ने गहरी सांस ली। हाँ, बता तो दूंगा, पर वो थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। वो चाहेंगे कि हम बिजनौर आकर उसके सामने शादी करें, और तुम्हारा तो पता है प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, अभी छुट्टी मिलना मुश्किल है। मनीषा से सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, और सच कहूँ मोहित, मैं अभी उन छोटे शहरों के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने सुना है वहाँ बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। लाइट्स आती है, पानी की प्रॉब्लम, और वो सब में रस में मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल होगा। हम बाद में कभी चलेंगे जब सही समय होगा। मोहित अपनी पत्नी की बात समझता था। मनीषा का पालन पोषण एक अलग ही माहौल में हुआ था। वो उसे किसी भी तरह की सुविधा में नहीं डालना चाहता था। उसने सोचा, अगले महीने पापा को बता दूंगा और फिर किसी बड़े त्यौहार पर मनीषा को भी ले चलूँगा, तब एक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आया। इधर बिजनौर में हरबंस लाल को अब अकेलापन काटने को दौड़ता था। उनकी तबीयत भी थोड़ी नाजुक रहने लगी थी। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने मोहित को फ़ोन किया, बेटा कब आ रहा है घर? बहुत दिन हो गया है तुझे देख के हुए। पापा, अभी तो बहुत काम है, अगले महीने कोशिश करता हूँ। मोहित की आवाज़ में वही व्यस्तता थी। बेटा, अब उम्र हो रही है, सोचता हूँ तेरा ब्याह करा दूँ। पड़ोस वाले शर्म जी की लड़की है, पढ़ी लिखी और संस्कारी।
मोहित घबरा गया। उसने बात काटी, अरे पापा, अभी कहाँ शादी, अभी तो करियर पर ध्यान देना है। आप भी न, चलो मैं रखता हूँ, बॉस बुला रहे। उस दिन हरबंसलाल को पहली बार लगा कि उनका बेटा उनसे कितना दूर हो गया है। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उन्होंने अपनी छाती में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। समय बीतता गया। मोहित ने अपनी शादी की बात महीनों तक छिपाई रखी। वो हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। मनीषा भी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहती, मोहित बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे पर कभी भी गाँव जाने का दबाव नहीं डालते। एक रात लगभग 2 बजे मोहित के फ़ोन की घंटी बजी। अनजान नंबर देखकर उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन जब फ़ोन दोबारा बजा तो उसने सीट कर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक घबरा हुआ आवाज़ आया, मोहित बेटा, मैं शुक्ला अंकल बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा क्या हुआ पापा को, वो ठीक तो है? मोहित की नींद उड़ गई। बेटा, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक आया था, हम उन्हें अस्पताल ले जाते उससे पहले ही मोहित के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसके कानों में सिर्फ एक गूंज रह गई, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल शाम ही तो पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था बेटा अपना ख्याल रखना, और उसने मीटिंग में हूँ कहकर फ़ोन काट दिया था। मनीषा ने उसे झकझोरा, मोहित क्या हुआ, तुम काँप क्यों रहे हो? मोहित की आंखों में से आंसू बहने लगे। पापा नहीं रहे। अगली सुबह की पहली फ्लाइट से मोहित अकेला बिजनौर के लिए रवाना हुआ। मनीषा साथ आना चाहती थी, लेकिन मोहित ने मना कर दिया। वो इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहता था, खासकर खुद का। जब वो घर पहुंचा तो आंगन में सफ़ेद चादरों में लिपेटे लोग बैठे थे। घर के बीच में उसके पिता का पार्थिव शरीर रखा था, सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ। वो चेहरा कितना शांत था, जैसे सारी चिंताओं से मुक्त हो गया हो। मोहित वही ज़मीन पर गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उठो बेटा, संभालो खुद को। शुक्ला अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पापा आखिरी वक्त में बस तुम्हारा ही नाम ले रहे, कह रहे थे कि मेरे मोहित को बता देना मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। इस शब्द मोहित के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ गया। नाराज़ नहीं हूँ, इसका मतलब वो जानते थे, वो सब कुछ जानते थे। सारी क्रिया खत्म होने के बाद घर खाली हो गया। हर चीज़ अपने पिता की याद दिला रही थी। आंगन में रखी जो वो आराम कुर्सी, मेज़ पर रखा उनका चश्मा, दीवार पर टंगी उसकी बचपन की तस्वीरें। घर की सफाई करते हुए मोहित ने अपने पिता की पुरानी अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे एक पुराना बक्स था। उसने बक्सा खोला। उसमें उसके बचपन के खिलौने, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड और एक डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर लिखा था, मेरे मोहित के लिए। कांपते हाथों में मोहित ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, प्यारा बेटा, जब तुम यह पढ़ोगे शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। कुछ बातें थी जो मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। जिस दिन तुमने बताया कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, मैं उस रात सोया नहीं था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की सारी तपस्या सफल हो गई। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज तुम्हारा फ़ोन आया था। तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिन बन जाता है। तुम कहते हो कि तुम व्यस्त हो, मैं समझता हूँ बेटा। बड़े शहरों में ज़िंदगी आसान नहीं होती। बस अपना ख्याल रखना। मोहित पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर उसके लिए दुआएं थी, उसकी चिंता थी। फिर वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा। वो खिखावट थोड़ी कांपती हुई थी। आज शुक्ला जी ने बताया कि उन्होंने तुम्हें बेंगलोर में एक लड़की के साथ देखा था। उन्होंने तुम्हारी शादी की तस्वीर भी दिखाई जो किसी दोस्त ने फेसबुक पर डाली थी। मेरा दिल बैठ गया बेटा, इसलिए नहीं कि तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने बाप को इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी खुशी में शामिल कर सको। मैं तुम्हारी बहू का चेहरा देखना चाहता था, उसे आशीर्वाद देना चाहता था, पर शायद
मेरी किस्मत में यह सुख नहीं था। डायरी के आखिरी में एक चिट्ठी मुड़ी हुई रखी थी। वो मनीषा के लिए थी। प्यारी बहू, मैं तुम्हें देख तो नहीं पाया, पर मुझे यकीन है कि मेरे मोहित की पसंद सबसे अच्छी होगी। बेटा, मेरे बेटे के ख्याल रखना। वो बाहर से सख्त दिखता है, पर अंदर से बिल्कुल बच्चा है। उसे कभी कभी घर की बहुत याद आती है, पर वो कहता नहीं है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पापा हरबंसलाल। वो चिट्ठी मोहित के आंसुओं से भीगी हुई और ज़मीन पर बैठा कूट कूट कर रो रहा था। आज उसे अपनी सफलता, अपना पद, अपना बेंगलोर का शानदार घर, सब कुछ बेमानी लग रहा था। उसने दुनिया में सब कुछ कमा लिया था, सिवाय उस वक्त के जो वो अपने पिता को दे सका था। उसे अपने पिता का वो चेहरा याद आया, जो हर बार फ़ोन पर बस यही पूछता था, तू ठीक है ना बेटा? और वो कभी नहीं समझ पाया कि उस सवाल के पीछे कितनी तड़प, कितना अकेलापन और कितना इंतज़ार छिपा था। आज बिजनौर का वो पोस्तनी घर से उसे काट खाने को दौड़ रहा था। हर कोना, हर दीवार उससे सवाल कर रही थी, और मोहित के पास सिवाय पछतावे के आंसुओं के और कोई जवाब नहीं था। वो समझ चुका था कि रिश्तों की डोर जब तक हाथ में आती होती है, हम उसकी कीमत नहीं समझते, और जब वो छूट जाती है न, तो ज़िंदगी भर सिर्फ उसके खालीपन का एहसास रह जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे पेज और हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और फॉलो करना न भूलें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे दोस्तों। ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तब तक बनिए रहे हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो।